नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्पक रजक है और वर्तमान में मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। हमारे जो पिछला जो वीडियो था पार्ट 2, उस पर हम लोगों ने ऑक्युपेंसी रैयत के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम ऑक्युपेंसी रैयत के राइट्स के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में उनके राइट्स के बारे में हमने एक संक्षिप्त चर्चा की थी, बट आज क्या इस वीडियो का उद्देश्य है कि ऑक्युपेंसी या कायमी रैयत के जो अधिकार हैं सीएनटी के अंतर्गत, सीएनटी एक्ट 1908 में जो उनके राइट्स दिए गए हैं और उसके संबंध में एक विस्तृत चर्चा की जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएनटी एक्ट में रैयत को तीन क्लासेस में बांटा गया है। रैयत में ऑक्युपेंसी रैयत, नॉन ऑक्युपेंसी रैयत और तीसरा रैयत खुदकट्टी रैयत या रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट। रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट। तो पिछले वीडियो में हमने ऑक्युपेंसी रैयत के बारे में चर्चा की थी कि ऑक्युपेंसी रैयत क्या है, कोई रैयत ऑक्युपेंसी रैयत कैसे बन सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, अगर कोई रैयत ऑक्युपेंसी रैयत अगर बन जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, इस पर हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। तो अगर आपको ये समझना है कि ऑक्युपेंसी रैयत क्या है और कोई भी रैयत ऑक्युपेंसी रैयत किन तरीकों से बन सकता है, तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जो है पार्ट 2 सीएनटी एक्ट पार्ट 2 आप देख लें, तो आपको वहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे ऑक्युपेंसी रैयत की क्या राइट्स है। जब कोई रैयत ऑक्युपेंसी रैयत हो जाता है तो उसको क्या अधिकार सीएनटी एक्ट के तहत मिल जाते हैं। राइट्स ऑफ ऑक्युपेंसी रैयत। तो ऑक्युपेंसी रैयत, जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य भाषा में हम कहें तो आज के समय में जो जमीन के मालिक हैं, आज के जो कोई आप जमीन खरीदते हैं तो आप जैसे उसका आपको टाइटल मिल जाता है, तो आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि आप ऑक्युपेंसी रैयत हैं। मतलब ऑक्युपेंसी रैयत जो है वो उनको राइट ऑफ ऑक्युपेंसी होती है लैंड में। तो आज के समय में वही सोचिए वैसे रैयत हैं जो जमीन के मालिक हैं। तो उन सीएनटी एक्ट में उनके क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। तो पहला राइट्स है सीएनटी एक्ट में, अगर हम उसकी चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर राइट। ऑक्युपेंसी रैयत को ही हिंदी में कायमी रैयत कहते हैं या अधिभोगी रैयत कहते हैं। सीएनटी के पुस्तकों में आपको अधिभोगी रैयत के रूप में मिलेगा हिंदी में ऑक्युपेंसी रैयत। और अगर आप आज में जो खतियान, हमारा आरएस खतियान है, या आप समान रूप से राजस्व प्रशासन में जाएंगे और वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो वहाँ लोग इसे कायमी रैयत के रूप में जानते हैं। तो ये तीनों शब्द एक ही हैं और सामान्य लोग भी जो है कायमी रैयत, आम जो लोग हैं वो कायमी रैयत के रूप में ही ऑक्युपेंसी रैयत को जानते हैं। तो एक कायमी रैयत को ट्रांसफर राइट मिल जाता है। जब कोई रैयत कायमी रैयत हो जाता है तो उसको अपने ज़मीन के ट्रांसफ़र का राइट मिल जाता है। तो ये ट्रांसफ़र जो है, इस पर सीएनटी एक्ट के तहत जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि अगर कायमी रैयत है तो वो ज़मीन किसी दूसरे को आप ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो बेच सकता है, सेल के थ्रू कर सकता हो, या किसी को गिफ्ट कर सकता हो, एक्सचेंज कर सकता हो, जो भी तरीके हैं उसके थ्रू, जो लीगल तरीके हैं उसके थ्रू किसी को अपने ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ जो जानना है कि सीएनटी एक्ट में कुछ प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रांसफ़र के। विदाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी ज़मीन बेच सकता है। यहाँ पर है रिस्ट्रिक्शंस क्या है, यही प्रोटेक्शन भी है ट्राइबल्स लैंड का, जो हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सीएनटी एक्ट 1908 को बनाने का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि यहाँ के जनजातियों के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना।
तो इसी ट्रांसफ़र में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, इसी रिस्ट्रिक्शन लगाने का उद्देश्य है कि उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये रिस्ट्रिक्शन उसी के उद्देश्य से लगाए गए हैं। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है इसको संक्षेप में हम जान लेंगे। यहाँ पर विस्तृत चर्चा जो है लैंड ट्रांसफ़र का एक अलग हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक अलग नए वीडियो में, जिसमें हम पूरे CNT एक्ट में जो है जो लैंड ट्रांसफ़र होता है, ज़मीन की खरीद बिक्री, उसके क्या नियम हैं, कौन बेच सकता है, किन जो है कम्युनिटीज़ के बीच लैंड ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके क्या रूल्स हैं, कहाँ परमिशन लेना होता है। आपने सुना होगा कि ST ज़मीन जो है नॉन ST लोग नहीं ले सकते हैं, या फिर SC वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस में इनके क्या नियम है और क्या उसकी बारीकियां हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ हम एक संक्षेप में आपको बताते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो इसको रिस्ट्रिक्शंस को हम ऐसे समझते हैं कि कोई अगर CNT छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम जहाँ लागू है जिन जिलों में 4 प्रमंडलों में, वहाँ पर अगर कोई ST कम्युनिटी का कोई अगर ऑक्यूपेंसी रैयत है या फिर SC कैटेगरी का है या बैकवर्ड क्लास का है, और एक जो है कि इन क्लासों से बाहर है, इसको हम बोल सकते हैं कि वो नॉन ST है, नॉन SC है और नॉन BC है। तो ये 4 कैटेगरी हम मान सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर कोई ST कैटेगरी का ऑक्यूपेंसी रैयत है तो वो अपनी ज़मीन केवल ST को दे सकता है। कोई SC कैटेगरी का है तो वो अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र केवल SC को करेगा, और कोई बैकवर्ड क्लास का है तो वो अपनी ज़मीन बैकवर्ड क्लास को बेचेगा। और जो इन तीनों समुदाय से बाहर के जो लोग हैं वो किसी को भी बेच सकते हैं, वो ST को भी दे सकते हैं, SC को भी दे सकते हैं, BC को भी, तो वो उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इन 3 समूह ST, SC और BC से अगर बाहर समुदाय का कोई, जिसको सामान्य भाषा में आप बोल सकते हैं सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो किसी को भी अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों, इन समुदाय के जो रैयत हैं उनकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है कि ST की ज़मीनें ST समुदाय के ही लोग ले सकते हैं, SC की ज़मीनें SC समुदाय के लोग ले सकते हैं, और बैकवर्ड क्लास की ज़मीनें बैकवर्ड क्लास में। बैकवर्ड क्लास में भी जो कास्ट है, कौन कास्ट इस कैटेगरी में CNT से आच्छादित है, उसकी एक पूरी अधिसूचना है सरकार की, कौन कौन सी जातियां हैं जो BC में आती हैं, उसकी लिस्ट है। वो हम उस वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन सी जातियां हैं BC की। वो सारे लोग जो हैं CNT में आच्छादित हैं, उन जातियों के लोग जो हैं वो अपने BC के अंदर ही लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जानना है, इनमें जो है कोई भी किसी को भी दे सकते हैं। जो इन तीनों कैटेगरी से बाहर हैं वो किसी को भी दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ कि ST को बेचेंगे, लेकिन वो भी सेम पुलिस स्टेशन। मतलब अगर कोई ST की ज़मीनें हैं, सपोज करिए कि नामकुम थाना के अंतर्गत कोई ST की ज़मीन है, कोई ऑक्यूपेंसी रैयत है जिसकी ज़मीन जो है नामकुम थाना में है, तो वो नामकुम थाना के अंतर्गत ही किसी ST को ज़मीन बेच सकता है। वो चाह कर भी कांके थाना क्षेत्र या फिर नगड़ी थाना क्षेत्र के रैयत को नहीं बेच सकता। मतलब यहाँ पर थाना क्षेत्र की बाध्यता है कि वो ट्रांसफ़र विद इन पुलिस स्टेशन होगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि उसी थाना क्षेत्र की कम्युनिटी में ही लैंड ट्रांसफ़र होगा, वो भी सेम कम्युनिटी ST में। इसी तरह SC के केस में इसको थोड़ा बढ़ाया गया है, यहाँ पर विद इन जो है डिस्ट्रिक्ट है कि एक जिले के जो ज़मीन, अगर कोई SC समुदाय का कोई रैयत है, उसकी ज़मीन अगर रांची ज़िले में है तो रांची ज़िले के ही किसी शेड्यूल कास्ट के रैयत को ज़मीन बेच सकता है। रांची ज़िले से बाहर के कोई SC रांची ज़िले के SC की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। उसी तरह BC में भी सेम ज़िले का बाध्यता है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास का जो जाति का जो है इसके अंतर्गत जो कवर्ड है वो अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो वो सेम ज़िले के ही उसी समुदाय के रैयत को बेच सकता है, किसी बाहर के ज़िले को नहीं बेच सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ लगाए गए हैं। और बाकी इन 3 जातियों से बाहर जो लोग हैं उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं है। तो ये ट्रांसफ़र राइट मिल गए कि ऑक्यूपेंसी रैयत अपना लैंड ट्रांसफ़र कर सकता है। बाकी जो कैटेगरी है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, उनको ये राइट नहीं है कि वो अपना लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेंसी रैयत का विशेष ये अधिकार है जो उनको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो है दूसरा हम लोग अगर डिस्कस करें तो उनको लैंड यूज का राइट है कि वो जो भी उनके कस्टम्स हैं और जो भी लोकल कस्टम्स है उसके हिसाब से वो अपनी ज़मीन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही केवल जो है ज़मीन को अगर नुकसान ना हो, वो ज़मीन को अनफिट ना करे, अगर वो तरीके छोड़ दे तो बाकी वो किसी भी तरीके से उसको उपयोग करने के लिए, चाहे उसमें घर बनाना चाहें वो उस पर जो है मवेशियों को चारागाह बनाना चाहें या किसी भी तरीके से वो। लेकिन वही आप अगर नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत का देखेंगे
तो उसमें स्ट्रिक्ट रहता है कि जो उनके एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन है, जो चीज़ों के लिए उनको दी गई है ज़मीन, वो उसी के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑक्यूपेंसी रैयत में ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं ज़मीन उपयोग करने में। बस उसकी दो जो शर्त यही है कि वो जो है ज़मीन को अनफिट नहीं करे। ऐसा नहीं कि ज़मीन को जो ऐसा अनुपयोगी बना दे, इस तरह चीज़ों को अगर छोड़ दे कि जो ज़मीन को अनफिट करता है कल्टीवेशन के लिए, बाकी वो हर तरीके से करने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा जो अगर हम बोले तो ये ज़मीनें जो हैं ये हेरिटेबल हो गई, मतलब इनहेरिटेंस है कि एक ज़मीन अगर ऑक्यूपेंसी रैयत का है तो उसके मरने के बाद उसके जो नेक्स्ट जनरेशन को ज़मीन स्वतः ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये इस तरह से उसका मालिकाना हक जो है उसी रैयत के वंश में बना रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई रैयत ऑक्यूपेंसी रैयत मर गया तो ज़मीन दोबारा जो है ज़मींदार या सरकार को चली जाएगी। तो ये एक जो है ये टाइटल डिसाइड कर देता है कि वो टाइटल है उसी रैयत का, उसी के परिवार से का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑक्यूपेंसी रैयत के साथ है। यही आपका नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत या फिर एक टेनेंट है अंडर रैयत, उसमें ये सब जो हेरिटेबल अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये ऑक्यूपेंसी रैयत को ही दिए गए हैं। तो मान सकते हैं कि आज का जो रैयत जो आप बोलते हैं कि ज़मीन जो परमानेंटली परचेज करता है रजिस्टर्ड डीड के, सेल डीड के थ्रू, या फिर जो ज़मीन का जो खतियानी रैयत हम बोलते हैं, वो ऑक्यूपेंसी रैयत है, जिसका नाम खतियान में कायमी रैयत के रूप में दर्ज है। तो ये कैटेगरी वही है ऑक्यूपेंसी रैयत। चौथा है कि उनको ये भी राइट दिया गया है कि ट्री राइट, हम इसको समझने के लिए इसको हम शॉर्ट में ट्री राइट लिखते हैं, कि वो अपनी ज़मीनों पे ऑक्यूपेंसी रैयत पेड़ पौधे भी लगा सकता है, जो है उसको काट कर उसका जो भी उसका ये है उत्पाद है उसका उपयोग कर सकता है, उस पर लाह की खेती, कोकून की खेती कर सकता है। कुछ मामलों में उसे लैंडलॉर्ड से परमिशन लेके ये करना होता है, लेकिन ये स्वतंत्रता उनको दी गई कि आप इसको कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है इविक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन, मतलब उनको बेदखल करने से जो है सुरक्षा दी गई, ज़मीन से बेदखल आप नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन, इसको ऐसे समझ लें कि पूर्व में जिस तरह से जो है लैंडलॉर्ड रैयतों को मनमाने तरीके से बेदखल कर देते थे ज़मीनों में, तो ये सिंटी एक्ट में प्रोविज़न किया गया कि ऑक्यूपेंसी रैयत के जो ज़मीनें हैं उनको जो है बेदखली उनको नहीं की जा सकती है। हाँ, बस एक उसमें यह है कि अगर कोई सिंटी एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करता है, या फिर मैंने जो बताया कि वो ज़मीन को अनफिट कर देता है, वैसा कार्य कोई ज़मीन पे करता है, उसको ऐसी खुदाई कर देता है या उसका इस तरह से उपयोग कर देता है कि वो फिर कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाए, उन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें और लॉ के जो भी प्रावधान है अगर उसको वो नहीं वायलेट करता है, तो उसको हम उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता है ज़मींदार। और अगर बेदखल करता भी, अगर बेदखल करने की स्थिति भी आती है, अगर वो वायलेशन करता भी है, तो ज़मींदार को ये पावर नहीं दे दिया गया कि आप स्वतः जो है अपने से डिसीजन ले लिए बेदखल कर दे। उसमें भी एक प्रोटेक्शन दिया गया कि अगर वैसा स्थिति आता है तो डीसी को पावर दिया गया इविक्शन का, कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो ऑर्डर पास करेंगे, या फिर कोई सिविल कोर्ट का कोई ऑर्डर पास होगा, मतलब कोई ऑर्डर होना चाहिए, रिटन ऑर्डर होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करके, जो सीएनटी एक्ट में उसका प्रोसेस दिया हुआ है उसको प्रोसेस को फॉलो करके अगर वो ऑर्डर पास होता है तभी कोई बेदखल हो सकता है ज़मीन पे। ऐसा नहीं कि कोई आजकल लैंडलॉर्ड आया और बोल दिया कि भाई आप जो है इसको ज़मीन को आपने बर्बाद कर दिया, आप हट जाइए। नहीं, अगर वो ज़मीन को बर्बाद भी करता है तो भी उसको ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसको होकर गुजरना होगा और उसको डीसी का ऑर्डर मिलेगा, तभी वो बेदखल हो सकता है। तो ये मतलब प्रोटेक्शन इसको दिया गया, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन दिया गया, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा थी कि ज़मीन से रैयतों को बेदखल कर दिया जाता था और इसी से जो है असंतोष भी उपजा था। तो इसको प्रोटेक्ट किया गया कि ऑक्यूपेंसी रैयत को ये विशेष राइट दिया गया। हालांकि ये राइट जो है अब जो है सेक्शन 68 में सीएनटी में अब सारे टेनेंट्स को ये राइट मिल गया, मतलब उसमें अब नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को भी आप बिना डीसी के ऑर्डर के नहीं आप बेदखल कर सकते हैं। अंडर रैयत जिसको हम सिकमी रैयत बोलते हैं उसको भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मुख्य जो है इसमें राइट्स जो है ये ऑक्यूपेंसी रैयत को मिल गए, इसी से एक बिसिस बन गया, एक तरह से मालिक हो गया ज़मीन का। और इनको जो है रेंट का भी, इनको रेंट पर भी प्रोटेक्शन दिया गया। रेंट, इनके रेंट भी मनमानी रेंट जो ज़मींदार होते थे वो इस पर नहीं लगा सकते थे कि उनका अगर रेंट इन्हांसमेंट करना है तो डीसी के थ्रू जाना पड़ेगा। डीसी को पावर दिया गया कि अगर कोई ज़मींदार अगर चाहता है कि वो अपने रैयतों से ऑक्यूपेंसी रैयत से कर जो है रेंट बढ़ाना चाहता है तो उसको डीसी का ऑर्डर चाहिए, अगर रेंट घटाना है तो भी डीसी का ऑर्डर चाहिए।
तो इस तरह के प्रोटेक्शन इसमें दिए गए कि और एक बार ये भी दिया गया ऑक्यूपेंसी रेट के केस में कि अगर एक बार रेंट इन्हांस हो जाता है तो फिर 15 साल तक दोबारा जो है रेंट इन्हांसमेंट नहीं हो सकता, 15 साल के बाद ही हो सकता है। तो इस तरह से इसको एक प्रोटेक्शन और राइट्स बहुत ऑक्यूपेंसी रेट को दिया गया ताकि जो है रैयतों को बेदखल या उनके शोषण को रोका जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्यूपेंसी, ये जो है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं इसके आधार पे आज के समय में भी जो है रैयतों में जो ज़मीन की खरीद बिक्री में जो विवाद उत्पन्न होते हैं या फिर प्रावधानों को अगर आप समझ लेंगे तो उन सारी विवादों से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।